सो हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास असाइनमेंट नंबर 1। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये आप खुद गो थ्रू कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सॉल्व एग्जाम्पल में भी। सी वी विल जस्ट गो थ्रू देम। एग्जाम्पल 1, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? सो दैट वी नो ऑलरेडी कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2n आते हैं। सो इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट विल हैव 2n नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो 2/3 8 सबसेट्स आएंगे इसके। तो इसके पावर सेट में टोटली 8 एलिमेंट्स रहेंगे। कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला सबसेट 5 रहता है। बाद में एक एक एलिमेंट ले लो करली ब्रैकेट में, ए बी सी सिंगल एलिमेंट, डबल एलिमेंट ले लो ए बी बी सी ए सी, और बाद में तीनों एलिमेंट ले लो द सेट इटसेल्फ। इस तरीके से हम पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट second example, we have to find out n of number of elements in power set of 5 and that is equal to 4, ऐसा हमें कहा गया। तो ये थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है। बहुत बार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 ऐसे पूछा गया और वो इक्वल टू 4 आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम P ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसका हमें पावर सेट लेना है। इसका हमें पावर सेट अगर लेना है तो इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका पहला सबसेट आएगा 5 और दूसरा सबसेट आएगा इन करली ब्रैकेट 5 द सेट इटसेल्फ। तो ये आएगा ये जो 5 है, मतलब 5 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसके दो सबसेट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का पावर सेट। इसको अगर हमने करली ब्रैकेट में डाल दिया तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं P ऑफ 5। P ऑफ 5 ए रहेगा जिसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक 5 और दूसरा करली ब्रैकेट में 5। और इसका फिर से और एक पावर सेट अगर लेना है P ऑफ 5, तो फिर क्या होगा? तो हर एक बार हमें सबसेट रहता है एम्प्टी सेट। ओके, ये पहला एलिमेंट 5 है, उसको करली ब्रैकेट में डाल दो। ये दूसरा एलिमेंट करली ब्रैकेट में 5 है, तो उसका एक सेट बनाओ। और फिर ये जो पूरा सेट है, पूरा सेट 5 कॉमा इन करली ब्रैकेट 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। अभी बहुत सिंपल है, देखो इस सेट में टोटल 0 एलिमेंट्स थे, तो उसके पावर सेट में 2/0 2 एलिमेंट्स आएंगे। अभी इस सेट में टोटल 2 एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में 2/2 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन P ऑफ 5 में, वो कितने हमें मिले? वी हैव गॉट देम इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ऐसा पहचानना है कि सबसे पहले हमें लेना है नल सेट, एम्प्टी सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स रहते हैं। तो उसके पावर सेट में 2/0 2 एलिमेंट्स आएंगे। वो कौन से 2 आते हैं? एक एम्प्टी सेट और एक ये जो 5 है उसको करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। फिर उसका भी पावर सेट लेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 2/2 4 एलिमेंट्स ऐसे। तो इसके पावर सेट लेते वक्त एक एम्प्टी सेट आता है और एक सेट इटसेल्फ आता है। ये जो सेट है P ऑफ 5 ये लिख लिया, और एक एक एलिमेंट ये लिख लिया, करली ब्रैकेट में 5 और इनसाइड करली ब्रैकेट में करली ब्रैकेट 5। तो ऐसे हमें पावर सेट में 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके,
बाद में सॉल्व एग्जाम्पल 3 देखो, हमें ए यूनियन बी निकालने को बोला है. सेट ए इज गिवन, सेट ए कैसा दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट x is equal to 2n plus 1 and n belongs to capital Z. n is an integer. वैसे ही b is a set of all elements x such that x is equal to 2n, so, n belongs to capital Z. और हमें पूछा गया कि a यूनियन b फाइंड आउट करो. तो a यूनियन b, ठीक है, तो a यूनियन b क्या आएगा, देखो n इज एन इंटीजर, तो 2n plus 1 मतलब ये हमें हमेशा ऑड इंटीजर आंसर देगा, तो सारे ऑड इंटीजर इसमें आएंगे. और b में 2n मतलब इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर. n का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डाला तो सारे पॉजिटिव निगेटिव इवन नंबर्स आएंगे. तो इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग हम पहले हम लिस्ट बनाते हैं. तो ऑड इंटीजर ये आएंगे +-1, +-3, +-5, ये सारे आएंगे इस सेट में. इस सेट में आएंगे प्लस माइनस, n का वैल्यू 0 पहले ले लेते हैं, 0, +-2, +-4, +-6, ये सारे आएंगे. और दोनों का यूनियन लेंगे तो सब कुछ हमें कंबाइन करना पड़ेगा. तो 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज कैपिटल जेड. कैपिटल जेड मीन सारे इंटीजर एक साथ आ जाएंगे. ओके, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्चुअली इसको अगर हमें रूल मेथड में लिखना है तो ये z है, तो z इसको लिखते वक्त रूल मेथड में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू z. सारे इंटीजर्स लेने हैं, ऐसा लिखो या फिर वर्ड में लिखो x इज एन इंटीजर, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन इंटीजर. ये जो सच दैट का वर्टिकल लाइन है इसके जगह आप कोलन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोलन लिखा है बुक में, वैसे भी आप लिख सकते हैं. ओके, बाद में एग्जाम्पल नंबर 4. ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत बार पूछे गए, इसीलिए सॉल्व एग्जाम्पल में वो डाले गए. देखो ये बहुत सही एग्जाम्पल है. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z. 3n मतलब 3 के मल्टीपल्स 3, तो हम लिख लेते हैं +-3, +-6, +-9, 3 का टेबल, ये सब पॉजिटिव निगेटिव सारे आ जाएंगे. और सेट बी में हमें दिए हुए हैं x इज इक्वल टू 4n. 4n मतलब 4 के मल्टीपल, n बिलोंग्स टू z. अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे +-4, +-8, +-12 ये सारे आ जाएंगे. पिछले क्वेश्चन में हमें यूनियन पूछा था, तो दोनों सेट के कंबाइन एलिमेंट्स करने पड़े हमें, तो सारे हमने एक साथ जोड़ लिए. लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी. तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे अभी तो 3 का टेबल और 4 का टेबल, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, इसका टेबल, दोनों का एलसीएम 12 आता है, तो 12 का टेबल हमें लिखना पड़ेगा. तो सीधा सीधा हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में आएगा +-12, +-24, जो कॉमन एलिमेंट्स है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में है. तो दोनों के टेबल में आने वाले सारे एलसीएम ऑफ 3 और 4 के टेबल में आएंगे, मतलब 12 के टेबल में. तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 +-36, ये आएगा. और इसको अगर हमें रूल मेथड में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू 12n, 12 का टेबल आएगा एंड n बिलोंग्स टू z. ये आएगा आंसर. समझ में आया, लिस्ट मेथड में ये आंसर आएगा और रूल मेथड में ये आंसर आएगा 12 टाइम्स n. 12 के मल्टीपल्स देखो, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, इनका कॉमन पार्ट उनके एलसीएम लेने के बाद जो आता है 12, उसके मल्टीपल्स आएंगे. तो ऐसा याद रखना है, जब भी आप कॉमन पार्ट लेते हो तो आपको एलसीएम लेना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेडब्ल्यू में, इसको कम से कम 10-12 बार अब तक पूछा गया. ठीक है,
तो पांचवा एग्जाम्पल अच्छे से समझना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इनको सॉल्व एग्जाम्पल में डाला है। डायरेक्ट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन है वो, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। अभी ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है देखो, ए एंड बी आर द टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन लिखते वक्त ऐसा लिखेंगे कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेट बी में 6 एलिमेंट्स है। इतना हो गया। अभी हमें पूछा गया कि what can be minimum elements in A union B and what can be maximum elements in A union B। तो A हमें पूछा गया कि A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने रहेंगे और A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिनिमम कितने रहेंगे, ये पूछा गया। ठीक है, तो अभी देखो हमें पहले ये डायग्राम से समझना पड़ेगा या फिर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि इन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूला के मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे ए यूनियन बी मैक्सिमम चाहिए, ये यूनियन भी मैक्सिमम चाहिए, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अभी उसको मैक्सिमम करने के लिए जो सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट है, जो माइनस हो रहा है, उसको कम से कम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि उसका आंसर, ए यूनियन बी का आंसर मैक्सिमम आ जाए। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मिनिमम आना चाहिए। ये सब्ट्रैक्ट होने वाला जो पार्ट है वो मिनिमम रहना चाहिए ताकि यूनियन ए यूनियन बी मैक्सिमम आ जाए, सबसे बड़ा आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए अभी ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमम करना है। तो ये पहला पार्ट है। और दूसरा, अगर मुझे ए यूनियन बी को मिनिमम करना है, कम से कम आंसर आना चाहिए, तो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट है उसको आप बढ़ा दो ताकि आंसर मिनिमम आ जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले इसी फॉर्मूला से मैंने लिख लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखो। अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज, अभी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कब मैक्सिमम रहता है और ए इंटरसेक्शन बी कब मिनिमम रहता है। तो देखो यहाँ पे जो छोटा वाला सेट ए है वो मैंने सेट बी के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे दोनों सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग लिखे, उनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है ये मैक्सिमम रहेगा और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 रहेंगे। और उस केस में आपको याद रखना है कि ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर रहेगा, इट विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तभी तो कॉमन पार्ट मैक्सिमम आएगा ना। दोनों में कॉमन पार्ट मैक्सिमम लाने के लिए जो छोटा वाला सेट है वो बड़े सेट के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो ये याद रखना है। पहला केस, ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम है, वो जो छोटे सेट में जितने एलिमेंट्स है उतना आएगा। और अगर मिनिमाइज करना है कॉमन पार्ट, तो दोनों को पूरा अलग कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिनिमाइज किए हुए जो है वो पूरा 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, जितने छोटे सेट में एलिमेंट्स थे उतना। छोटे सेट में, छोटा सेट यहाँ पे ए है, बड़ा सेट बी है, तो छोटे सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकते हैं ना। देखो छोटे सेट में 3 एलिमेंट है, बड़े सेट में 6 एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकते हैं क्योंकि छोटे सेट में 3 तो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये दो डायग्राम याद रखो। जब भी ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमाइज करना है, हमें मैक्सिमम लेना है, तो उस केस में जो छोटा सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं उतने एलिमेंट्स कॉमन इंटरसेक्शन में आएंगे, और उस केस में वेन डायग्राम ऐसे दिखेगा। ये पहला केस है।
ओके, जहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमाइज आता है। और दूसरा केस ये है कि यहाँ पे दोनों डिसजॉइंट सेट है जिसमें इंटरसेक्शन 0 आएगा, इनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, तो यहाँ मिनिमम आएगा। बस अभी ये दो केस तो आपको पता चल गए, तो अभी फॉर्मूला यूज करो सीधा सीधा, और फॉर्मूला यूज करके आंसर लिख डालो। अभी फॉर्मूला से हमें पहला हमें निकालना है ए यूनियन बी मैक्सिमम। तो हमारा फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम। तो एन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 3 प्लस एन ऑफ बी दिया हुआ है 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना आता है 0। अभी अभी हमने इस सेकंड डायग्राम में देखा मिनिमम 0 आते हैं, तो 3 + 6 9। तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आएंगे 9। और एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम मिनिमम अगर निकालने हैं तो वहां पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ कॉमन वाले मैक्सिमाइज करो, तभी तो यूनियन मिनिमम आएगा। तो ये आएगा 3 + 6 माइनस ये इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम कितना आता है 3। तो 3 + 6 9 माइनस 3 आंसर इज 6। ओके, तो ये है आंसर। तो इन्होंने निकाल के भी दिया है कि ये यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट्स 9 आएंगे और ये यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट 6 आएंगे। तो पहला आंसर हमारा 9 आया, दूसरा 6 आया। ये सबको समझ में आ गया क्या? यस और नो? बोलो 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 बोलो। यस सर। ओके, तो ये लिख लो, अभी पांचवा एग्जाम्पल लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले वैसे ऑलरेडी हमारे बुकलेट में दिया है, तो बुकलेट मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। आप याद रख सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन भी इस केस में मिनिमम आएगा और यूनियन मैक्सिमम आएगा, और इंटरसेक्शन को मैक्सिमम लिया तो यूनियन का मिनिमम आंसर आएगा। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको ये याद रहेगा दोनों केसेस। Okay, now today I want all of you to solve both class assignment as well as home assignment। तो देखो, ये अगले 2 दिन आपको बहुत सारा होमवर्क है। क्लास असाइनमेंट में टोटल 16 क्लास प्लस होम असाइनमेंट के टोटल 37 क्वेश्चन हो गए। होम असाइनमेंट में 37 और क्लास असाइनमेंट में 25। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें मुझे हर साल अभी पता है कि जिस क्वेश्चन में डाउट आता है वो वाले क्वेश्चन में क्लास असाइनमेंट के डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी के आप सॉल्व कर लेना। ओके, आपके पास अभी पीडीएफ मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो अभी सेट थ्योरी चैप्टर जो है उसका मैंने थोरोली थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। नाउ देखो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेट्स। सेट्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, a collection of objects, a collection of well-defined objects which are distinct and distinguishable, all the above। वैसे देखा जाए तो all the above है, लेकिन हमें मोस्ट करेक्ट आंसर चाहिए, तो मोस्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक ही करेक्ट आंसर आएगा इसमें। ओके, तो ओनली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे तो फिर वो वेल डिफाइंड नहीं रह सकता। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो करेक्ट है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग और डिस्टिंग्विशेबल रहने चाहिए, उनका लिस्ट बनाते आना चाहिए। सो मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नहीं तो हम 9th स्टैंडर्ड में वैसे ऑप्शन ए का डेफिनेशन हमने देखा है, वो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ हमें सिंगल करेक्ट आंसर में मोस्ट करेक्ट आंसर टिक करना है, तो मोस्ट करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ नेचुरल प्राइम नंबर, और वो 3 और 5 के बीच में है। 3 और 5 के बीच में ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये आंसर आएगा वाइड सेट, ऑप्शन सी। वाइड सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, पहला टाइप देखा ना हमने, वाइड मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट।
बाद में ए और बी दिया हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? देखो बी के दोनों एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं ये सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। नाउ आई विल जस्ट डिस्कस वेर एवर पीपल हैव डाउट्स। तो 7 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, तो वो वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्लास असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब एक्स का वैल्यू आएगा +-2, तो एक आएगा 2, एक आएगा -2। लिस्ट मेथड में हमने लिख लिया। और बी जो है, बी में हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, अभी 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फॉर्मूला मेथड से या फैक्टराइजेशन से। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 है, -2 -3। इसका एक शॉर्टकट याद रखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो सीधे सीधे एक्स के वैल्यूज आएंगे, इनके साइन चेंज कर दो, जो फैक्टर्स आए हैं उनके साइन चेंज कर दो, वही एक्स के वैल्यूज आ जाते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, उसी केस में ये साइन चेंज करके एक्स के वैल्यूज आ जाते हैं। तो इस सेट में आपको मिलेंगे 2, 3 ये दो एलिमेंट्स। अभी आप देख सकते हैं हमें क्या पूछा गया, ए यूनियन बी पूछा, तो ए यूनियन बी क्या आता है, ए यूनियन बी, तो 2 आएगा, -2 आएगा और 3 आएगा। 2 -2 3, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। -2 2 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी के तो इजी है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं 9th वाला। एन ए इज इक्वल टू, कैपिटल एन ए इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है a इंटू एन सच दैट, ये कोलन मतलब सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल n इज अ नेचुरल नंबर। तो अभी हमें पूछा गया कि n6 और n8 इनका इंटरसेक्शन निकालो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मुझे अगर n6 बोला गया तो ये आएगा 6 इंटू एन, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो 6n मतलब 6 के मल्टीपल, 6 का टेबल, तो 6 का टेबल लिख डालो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें आएंगे। जब मैं n 9 बोलूंगा तो 9 इंटू n इज अ नेचुरल नंबर, तो n के जगह, यहाँ n के जगह नेचुरल नंबर डालो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 9 18 27 एंड सो ऑन। अभी हमें n6 और n9 इनका इंटरसेक्शन पूछा है। अभी अभी हमने सॉल्व एग्जांपल में देखा कि अगर इंटरसेक्शन पूछा जाता है दोनों सेट का, ये 3 का टेबल था और ये 4 का टेबल था, तो दोनों का एलसीएम निकालो और एलसीएम का टेबल हमें लिखना है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आते हैं, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, जो एलसीएम है दोनों का, एलसीएम का टेबल दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 6 का टेबल और 9 का टेबल, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों के एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है बोलो? यस, क्या आएगा 6 और 9 का एलसीएम? वेरी गुड, 18। तो 18 आएगा, 18 का टेबल लिख लो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। और इसको अगर रूल मेथड में लिखना है तो उसको हम लिखेंगे 18n सच दैट n बिलोंग्स टू n। और इसको अगर इस नोटेशन में लिखना है तो उसको लिखेंगे n18। ओके, n6 मतलब 6 का टेबल, n9 मतलब 9 का टेबल, तो n18 मतलब n18 का टेबल, तो n18 इसका आंसर आएगा। करेक्ट है क्या? अर गलत हो गया, ये 8 लेना है हमें, मैंने 9 लिया। ठीक है, ये 8 लेते हैं, 8 का टेबल, आई एम सॉरी। सो 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 24। अभी
इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है देखो। 6 और 8 का एलसीएम 6,8, दोनों का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप चाहे तो दोनों का टेबल भी देख सकते हो। 24 आएगा, 6 4 = 24 एंड 8 3 = 24। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आता है? 24। तो इसका मतलब हमें 24 का टेबल लिखना पड़ेगा। 24 48 72 ये आएगा। तो 24 टाइम्स n, तो n24 इज अवर आंसर। तो n6 और n8 इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा n24, 24 का मल्टीपल। इंटरसेक्शन लेना है मतलब एलसीएम लेके दोनों का जो आता है उसका टेबल लिखना है। ओके, समझ में आया सबको? 9th वाला क्वेश्चन। यहाँ कोलन के जगह मैंने वर्टिकल लाइन लिखा, सच दैट उसको आप कोलन भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, 11th क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं। 11th, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। दो फाइनाइट सेट है, उसको समझो हम ए बी लेते हैं। पहला सेट ए है, उसमें m एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट बी, उसमें n एलिमेंट्स है। अभी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। नंबर ऑफ सबसेट का हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे 2m, और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी आएंगे 2n। पता है ना, अगर सेट में m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट 2m, n एलिमेंट्स है तो 2n, इतने सबसेट्स आएंगे। इतना हो गया। अभी हमें कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट मतलब 2m इज इक्वल टू 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकंड सेट। सेकंड सेट में जितने भी नंबर ऑफ सबसेट है उससे 56 ऐड करो, तो वो आपको 2m मिलेगा। ठीक है, 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन द सेकंड सेट। तो ये इक्वेशन मिल गया। अभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले m और n के वैल्यूज फाइंड आउट करो। द वैल्यूज ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर। तो अभी ऑप्शन में से उठा के देखो सीधा सीधा। ऑप्शन ए में हमें दिए हैं 7 6, तो यहाँ पे लेफ्ट में 2�7, 2�7। आपको 2 के पावर्स एक्चुअली याद रखने हैं। 2�1 2, 2�2 4, 2�3 8, 2�4 16, 2�5 32, 2�6 64, 2�7 128, 2�8 इसका डबल 256, 2�9 512 और 2�10 1024। ये 10 के 10 नंबर याद रखो। अभी 2�7 128 आएगा, तो 128 इज इक्वल टू 2�6 कितना आता है? 2�6 64, 64 प्लस 56, दोनों का आंसर मैच हो रहा है का इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा गलत है। बी, लेफ्ट हैंड साइड में 2m है, बी में क्या दिए है? 63। तो एम एन के वैल्यूज, m का वैल्यू 6 अगर डाला मैंने तो 2�6 32 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और सॉरी 64 आएगा। और 2�3 प्लस 56, 8 प्लस 56, ये 64 आता है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके लिए ट्रू आ रहे, तो m और n के वैल्यू 6 और 3 आएंगे। हमने क्या किया, ये जो कंडीशन है इसमें m, n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके लिए करेक्ट आता है। तो 6,3 के लिए करेक्ट आ रहा है। m का वैल्यू 6 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड 64 आ रहा है, और n का वैल्यू 3 डाला तो राइट हैंड साइड भी 64 आ रहा है। तो इसीलिए m और n 6,3 रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये ऐसे कंडीशन बनाओ और फिर वहाँ ऑप्शन देख के चेक करो कि m और n कौन से सेटिस्फाई करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ऑल राइट। हाँ, ये वाला जो अभी अभी हमने देखा 13th क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट, इस 13 क्वेश्चन में n ऑफ ए 10 है और n ऑफ बी 15 है। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। अभी हमें पूछा गया कि n ऑफ ए यूनियन बी
अगर मैंने x लिया तो ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो आपको पता है कि ए यूनियन बी जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम। तो यहाँ आएगा 10 प्लस 15 माइनस मिनिमम इंटरसेक्शन 0 रहता है तो 25 आएगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 25 आएगा यूनियन का। और यूनियन का मिनिमम वैल्यू निकालते वक्त हम क्या करते हैं? मिनिमम वैल्यू निकालते वक्त इंटरसेक्शन को मैक्सिमम करते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 15 माइनस 10 तो 15 आएगा आंसर। तो 15 से 25 तक इसका वैल्यू रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट। इक्वल टू भी रहना चाहिए ना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना आना चाहिए। अभी हमने ऑलरेडी ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है सॉल्व एग्जाम्पल 5 में। ठीक है, इसका वेन डायग्राम देख के ही समझ में आता है। आप चाहे तो सीधा एक चीज याद रख सकते हैं कि ये यूनियन बी का मैक्सिमम आंसर जो है वो इन दोनों का सम आता है 3 प्लस 6 एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आता है। और मिनिमम वैल्यू जो बड़ा वाला सेट है जिसमें जितने एलिमेंट्स है वो आंसर आता है। तो बड़े वाले सेट में 6 एलिमेंट थे तो 6 आया उसका मिनिमम वैल्यू। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे आप कि दोनों का सम लिया 10 और 15 तो 25 मैक्सिमम आंसर आया। और जो बड़ा वाला सेट है वो मिनिमम वैल्यू आता है ए यूनियन बी का। ओके, ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं सीधा सीधा। इतना फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करने के अलावा अच्छा है डायरेक्ट दोनों का सम ले लो, वो मैक्सिमम वैल्यू आता है। और दोनों में से जो बड़ा नंबर है 10 और 15 में बड़ा नंबर 15 है तो वो मिनिमम वैल्यू आएगा ये यूनियन बी का। ठीक है, ये शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया हमारा, व्हाइट बोर्ड ऐड कर देते हैं। बाद में क्लास असाइनमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में भी डाउट आते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम का यूज करके। तो अभी ध्यान से सुनो, वर्ड प्रॉब्लम जो हमने कल आखिरी आखिरी में सॉल्व किए थे, कल एट द एंड ऑफ द क्लास में याद आ रहा होगा आपको कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अमॉन्ग 1000 फैमिलीज 40% रीड न्यूज़पेपर ए। टोटल 3 टाइप के न्यूज़पेपर है ए बी सी, जो भी होंगे, जो भी नाम आप दे दो, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ए बी सी 3 न्यूज़पेपर है, टोटल 1000 फैमिलीज है। उसमें से 40% रीड न्यूज़पेपर ए, 20% रीड न्यूज़पेपर बी, 10% रीड न्यूज़पेपर सी, 5% रीड बोथ ए एंड बी, 3% both B and C, 4% both A and C, and 2% read all 3 newspaper. Then number of families which read only newspaper A is. तो ये हमें निकालने को बोला है। देखो अभी टोटल फैमिलीज कितने हैं 1000। तो हमें ये रीड न्यूज़पेपर ए रीड करने वाले कितने हैं? एन ऑफ ए 40%। तो 40% 1000 के 40% आएंगे 40 अपॉन 100 इंटू 1000, तो वो कितने आएंगे? 400। एन ऑफ बी रीड न्यूज़पेपर बी रीड करने वाले 20% है तो 20 अपॉन 100 इंटू 1000। हर बार जब हम ये परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो मैं अभी सीधा सीधा लिखता हूँ, एन ऑफ सी कितना आएगा? सी रीड पेपर 10% तो 100 आएंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों कॉमन लिखने पढ़ने वाले न्यूज़पेपर 5% है तो 50 आएंगे टोटल फैमिलीज। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी पढ़ने वाले 3% है तो 30 फैमिलीज। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी कॉमन पढ़ने वाले 4% है तो 40 फैमिलीज। और तीनों पढ़ने वाले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2% है तो 20 फैमिलीज आएंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज 1000 के परसेंटेज है ना वो, तो 1000 का 40%, 20%, 10%, 5% हमने निकाल लिया। 10 से मल्टीप्लाई करो एक्चुअल आंसर आ जाता है। अभी इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें पूछा गया कि ओनली ए न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने फैमिलीज है। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल हमें
वे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक स्पेसेस मिल रहे हैं। ये समझो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो टोटल 8 ब्लैंक स्पेसेस मिल रहे हैं। 1000 फैमिलीज है, उसमें अभी हमें नंबर फिलअप करने हैं। तो नंबर फिलअप करते जाएंगे। तो तीनों में कॉमन वाले पहले ये फिलअप करो। तो ये 20 है, तीनों में कॉमन 20, एबीसी में कॉमन। ओके, अभी देखो ए और बी दोनों में कॉमन जो है वो 50 है। उसमें से 20 यहाँ पे तीनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ 30 आएंगे, 30 आएंगे। बाद में बी और सी में कॉमन 30 है, बी और सी में कॉमन 30 है, वहां से 20 यहाँ चले गए तो यहाँ 10 बचे। बी और सी में कॉमन यहाँ 10 बचे। तो ये जो 8 ब्लैंक स्पेसेस है उनको हम नंबर से फिलअप कर रहे हैं। ये ब्लैंक स्पेसेस जो है मैंने ब्लू से दिखाए थे, उनको मैं हटा देता हूँ, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 20 कॉमन तीनों में है। उसमें से ए और बी में कॉमन 50 थे, तो 20 यहाँ चले गए तो 30 यहाँ बचे। बी और सी में कॉमन 30 है, तो उसमें से 20 यहाँ चले गए तो यहाँ 10 आ गए। फिर ए और सी में, ये जो सेट सी है, सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन है टोटल 40। उसमें से 20 यहाँ बीच में चले गए तो यहाँ 20 आएंगे। अभी टोटल सेट ए में 400 आने चाहिए। तो उसमें से 20 20 30, ये 20, ये आप देख पा रहे यहाँ पे, ये 20 20 और ये 30, ये तीनों जो है वो सेट ए में है पहले से ही। तो कितने हैं वो, 330 प्लस 40 70, 70 पहले से ही है। तो यहाँ सेट ए में कितने आएंगे, 400 है ना टोटल। तो 400 में से 70 माइनस करो तो 330 आएंगे। तो अभी हमारा आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए था, ओनली न्यूज़पेपर ये पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो 330 है ये। अभी इसी क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओनली सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने आएंगे। तो आपको पता है कि टोटल सी में 100 लोग आते हैं, तो उसमें से ये 20 20 और 10, 50 कम कर दो तो यहाँ 50 आएंगे, ओनली सी वाले 50। ये 30 20 10 ये बी वाले आएंगे, दैट इज 60। और बी वाले टोटल 200 है, तो यहाँ 140 बचेंगे। तो देख के समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी न्यूज़पेपर ए का है ना। 330 लोग खाली न्यूज़पेपर ए ही पढ़ते हैं। तो ऐसे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। समझो मैंने आपको पूछा कि ए और बी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का काउंट बताओ, तो वो है 30। ओनली 2 न्यूज़पेपर, ए और बी, ओनली 2 न्यूज़पेपर ए और सी, ये 20। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो हमें पहले से ही दिया हुआ है 20। तो ऐसे आप इजीली वेन डायग्राम का यूज करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ये महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में सेट थ्योरी जो 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। लेकिन जब हम इसको डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा ऐसे शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। 2 मिनट में आंसर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, मिनिमम 1 मिनट, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है इसका। ओके, सो नाउ विद दिस आई स्टॉप हियर टुडे। मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी। नाउ यू कैन सॉल्व क्लास असाइनमेंट एंड होम असाइनमेंट 1, और जो भी डाउट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। Please keep on telling all your friends that sir has started 11th standard classes very nicely.